नमस्ते, जय हिंद। दृष्टि के इस महान प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे उन बच्चों को आज अपने नॉलेज को शेयर करने का मौका मिल रहा है जो ऑलरेडी पीजी कर रहे हैं या पीजी कर चुके हैं। तो ये इतनी सुखद चीज़ें रहती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम दूसरे क्लासेस में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का इस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनको बहुत बेसिक चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं। लेकिन आप लोग का ऐसा बैकग्राउंड है कि आप में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको शायद मुझसे बेहतर पता होगा, मेरे से ज़्यादा जानते भी होंगे। बट कोई बात नहीं, नॉलेज आपकी कितनी भी हो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। और हम जब एक दूसरे से अपने नॉलेज को शेयर करते हैं तो आपका भी बढ़ेगा और ऑब्वियसली मेरा भी बढ़ेगा। तो आप सबको पता है दोस्तों कि यूजीसी नेट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस परीक्षा है भारत का। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि शिक्षा और शिक्षक किसी भी देश की रीढ़ होते हैं। मानव संसाधन, दुनिया में कोई भी जो देश विकसित होते हैं उनके पास सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। कोई भी देश अगर विकसित है या नहीं है तो उसके पास सिर्फ दो चीजें या तो होती हैं या तो नहीं होती हैं। पहला एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा एक मानव संसाधन। और मानव संसाधन का निर्माण कौन करता है? मानव संसाधन कोई फैक्ट्री में या किसी माइंस या कहीं और पर्वत पे तो विकसित होता नहीं है। मानव संसाधन हमेशा सॉरी उस देश की शिक्षा व्यवस्था विकसित करती है। शुरू करते हैं। आप हमारी कोशिश यही होगी पहले कि आपको जो अपकमिंग एग्जाम है यूजीसी नेट का, आप बेहिचक पहले अटेम्प्ट में, मतलब मेरे क्लास के बाद के पहले अटेम्प्ट में आप इसको क्वालिफाई करें। और सेकंड ये है कि जब आप क्वालिफाई कर जाएं उसके बाद एक आप शानदार शिक्षक बने, प्राध्यापक बने। क्योंकि फिर जो ये पीढ़ी है वो चलती रहनी चाहिए। जो गुड थिंग्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को आगे ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो हमारी यही कोशिश होगी कि पहला तो आपको प्राध्यापक परीक्षा के लिए जो अर्हता है, एलिजिबिलिटी है। क्षमा चाहूँगा, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था। हमारी यही कोशिश होगी, दो कोशिश। पहली कि आपको पहले प्राध्यापक परीक्षा के लिए समाजशास्त्र से मैं उत्तीर्ण कराऊं, और दूसरी हमारी कोशिश होगी कि जब आप एक प्राध्यापक के रूप में किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो एक शानदार प्राध्यापक बनने के साथ साथ एक आप शानदार व्यक्ति के रूप में एक मार्गदर्शक बने, रोल मॉडल बने, जिससे आपको देख के और भी जो युवा हैं इस फील्ड में आए, शिक्षा को, जो हमारे कल्चर में शिक्षा को महत्व दिया जाता है, वो दें। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों की कक्षाएं शुरू करूं, आपसे दो छोटे छोटे निवेदन हैं। पहला निवेदन ये है कि जब भी आप क्लास करते हैं, चाहे आप लाइव करते हैं चाहे रिकॉर्डेड करते हैं, ज़रूर कोशिश करिए कि आपके पास एकदम एक शानदार सी कॉपी हो, कम से कम दो तीन तरह की पेन हो। क्योंकि दो तीन तरह की पेन क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं लिखवाऊँगा और हर चीज़ लिखेंगे, जब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा उसको भी आपको नोट करना है। हो सकता है कि मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊं तो आपको लगेगा ये तो स्टोरी सुना रहे हैं, इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी भी कनेक्शन होगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक घटना या एक कोई स्टोरी रिलेटेड होता है और उससे वो कंसेप्ट को पूछा जाता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी मैं कहूँ, जो भी मैं पढ़ाऊँ, कुछ भी उसमें मिस ना करें। ये आपका उत्तरदायित्व है और इसकी जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, नंबर वन। नंबर तो एक तो दो तीन तरह का कलम रखिए, और जब भी मैं कहूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है या ये आ सकता है तो वहाँ आई, या तो आप IMP लिख दें या वहाँ एक स्टार बना दें। कुछ ऐसा ज़रूर बनाएं कि जब आप रिवीजन करने जाएं तो आपको ये, मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ ये बोले थे इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़्यादा जोर दें। ठीक है, ये दो चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो और तीसरा ये है कि तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब एक एग्ज़ाम में आप अपेयर होते हैं तो देखिएगा कि एक ऑप्शन सही होगा, बाकी तीन गलत होते हैं। लेकिन तीनों इतने गलत नहीं होते कि आप आंख बंद करके समझ जाएं कि ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। वो तीनों भी बहुत नज़दीक होते हैं। और अगर तीनों एकदम नज़दीक नहीं हो तो एक तो इतना नज़दीक होता है कि वो आपको चमका ही देगा।
आपने देखा होगा, एक इतना नजदीक होता है कि आपको लगता है कि यार यही ज्यादा सही लग रहा है। कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सामान्य सी चीज है। पहला, कि जो सर ने नहीं बताया है, आई रिपीट, ऐसी स्थिति में आपको मुझे याद करना है, गुरु को याद करना है कि जो चीज सर ने नहीं बताया है वो नहीं होता है। क्योंकि ऑप्शन में वही दिखाएगा जो चमक ज्यादा रहा होगा, लेकिन मैंने उसकी चर्चा नहीं की होगी। तो आपको ऐसा कई बार लगेगा कि यार हो सकता है भूल गए हो। भाई मैं क्यों भूल जाऊंगा, यही मेरा काम है, यही चीज मैं पढ़ता हूँ, यही चीज मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं क्यों भूल जाऊंगा। इसका मतलब है कि वो नहीं होता है। तो कभी भी ऑप्शन में ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कोई चीज नहीं बताया हूं, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि ये चीज तो सर ने बताई नहीं है। इस जो चीज मैंने नहीं बताई है इसका मतलब है कि वो नहीं होता है। अगर इतना कॉन्फिडेंस आप हम पर रखेंगे, ठीक है ना। एक बहुत फेमस स्टोरी है, आप सबने सुना होगा। वो स्टोरी ये है कि एक बहुत ही पतली पगडंडी पे, एक बहुत ही पतली पगडंडी पे एक गुरु और एक शिष्य चल रहे थे, और इधर बहुत बड़ी दोनों तरफ खाई थी, और एकदम इतनी ही पगडंडी थी जितने पे वो की पैर आ जा रहे थे। तो गुरु आगे आगे चल रहा था, चेला पीछे पीछे चल रहा था। तो गुरु ने पूछा कि बेटा इतनी पतली रास्ते हैं, तुम दोनों तरफ खाई है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है। बोला गुरु नहीं। बोला क्यों। बोला मैं तो खाई देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल आपके पैरों को देख रहा हूँ कि जहां आप पैर रख रहे हो वहीं मैं मुझे पैर रखना है, मैं क्यों गिरूंगा जब, क्योंकि आप गुरु हो। तो आपको मेरे ही पैरों पे पैर रखना है, आपको अपना कुछ इनोवेशन नहीं करना है। और गारंटी रखिए, बहुत आसानी से मैं आपको उत्तीर्ण करा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, हम खूब सारे प्रैक्टिसेस करेंगे, जब हम इतनी सारी चीजें करेंगे तो क्यों नहीं एग्जाम निकलेगा, बहुत आसानी से निकलेगा। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि इस पेपर में कम से कम आपको 70% मार्क्स आए, कम से कम। अगर आप 70% मार्क्स लेके आएंगे तो थोड़ा सा आपका पेपर फर्स्ट में कम भी रह जाएगा, तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपको 35-36 हज़ार रुपये मिलने लगेंगे 5 साल तक। तो इतने में तो बहुत सारे काम आप कर लेंगे। तो मेरी कोशिश आपको नेट उत्तीर्ण कराना नहीं है, बल्कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई कराना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे पैरों पे ही अपना पैर रखते जाना है, कुछ भी नहीं। इधर कितनी खाई है, कितना गहराई है, सब नहीं देखना है। जहाँ मैं पैर रख दूँ वहाँ आप पैर रख दीजिएगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आप लोग को सिलेबस को एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस की गहरी समझ नहीं होगी, तो आपको पता ही होगा कि सिलेबस में 10 चैप्टर हैं, लेकिन 10 के 10 अगर आप सोचेंगे कि इक्वली महत्वपूर्ण है, सब पे उतना ही जोर देना है, तब तो आपकी तैयारी में ही ना जाने कितने वर्ष निकल जाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ हमें ज़्यादा करना है, कहाँ हमें कम करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँ, थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ये एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ से लेता हूँ। तो ये देखिए, ये आपकी यूनिट 1 है। और चूंकि आप लोग ऑलरेडी पीजी कर रहे हैं या कर चुके होंगे, तो आप सबको पता है कि जो सिलेबस में आपका थिंकर्स है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और अभी आपको जब हम ट्रेंड एनालिसिस बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पेपर कितना ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप इसको देख लें, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए अपने भाषा में। ये सबको पता है, ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सबको पता होता है, यूपीएससी जो लोग नेट जेआरएफ दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। मैं आपको 3 चैप्टर की चर्चा करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में क्यों इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। ये अगर आपको समझना है तो आपको नेट जेआरएफ की प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लें, ठीक है, डाल दो डाल डाल।
तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर में थिंकर्स पे इतना जोर क्यों यूजीसी नेट देता है। तो सबसे पहला आप नोट करें कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज समाजशास्त्रीय विचारक, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं। ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। उसके बाद आप अगले चैप्टर पे मूव करें। तो अगला चैप्टर है, ये थिंकर्स ही चल रहे हैं, और आप देखिए कितने थिंकर्स हैं। आप जरा एक बार काउंट करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। और हमें भी थिंकर्स पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहीं से समाजशास्त्र, तो आप जरा काउंट करिए नंबर ऑफ थिंकर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दोस्तों 26 थिंकर्स आपको पढ़ना है। अगर आप में कुछ लोग यूपीएससी भी देते होंगे तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में मात्र और मात्र 6 थिंकर्स होते हैं। आप सोचिए कि जिस भारत की इतनी बड़ी परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी, उसके सोशियोलॉजी के सिलेबस में सिर्फ 6 थिंकर्स हैं, जबकि आपके सिलेबस में 26 थिंकर्स हैं। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 4 गुना से भी ज्यादा। क्यों क्यों इस थिंकर्स पे इतना जोर दिया जाता है? तो 26 थिंकर्स तो डायरेक्टली पढ़ना है, और ऑब्वियसली विभिन्न चैप्टर्स में भी आते रहते हैं लोग। तो ना जाने, मुझे लगता है कि कम से कम आपको, मेरी जो समझ है, छोटे बड़े मिला के 100 थिंकर्स के आसपास आपको पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको पढ़ाने में मैं इंतज़ार करूंगा कि ये कब आए। ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़िए तो आप देखिएगा सेकंड जो टॉपिक है उसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप भी जानते होंगे थोड़ी सी बोरिंग होती है ये, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड नहीं कहूँगा, थर्ड, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। थोड़ी सी बोरिंग होती है बिकॉज इसमें ज़्यादा चीज़ें रट्टे मारने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ से भी खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये इस रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। इसमें देखिए कितनी सारी विधियां हैं। अगर आप शुरुआत से देखें तो आप पूरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आगे बढ़िए, ये देखिए, उसके बाद शायद नहीं, यहाँ तक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारा सेकंड सबसे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद अगर हम सिलेबस को एनालाइज करें तो ये हमारी, ये तो आपकी जान है सोशियोलॉजी की, जिसको हम बेसिक कंसेप्ट्स कहते हैं, इसको बेसिक कंसेप्ट्स कहते हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट आपको 2 मिनट में ही बताऊंगा कि क्यों ये तीनों चैप्टर हैं, और ये भी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप थोड़ी सी सिलेबस को आप समझेंगे, वैसे आप लोग काफ़ी लोग समझे भी होंगे, ऑब्वियसली एग्जाम दे रहे हैं। तो 3 चैप्टर जो है आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि इन 3 चैप्टर में आपकी एक्यूरेसी कम से कम 80% होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने लिए भी गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको कितने उसमें क्वेश्चन सही करने हैं। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम इस 3 चैप्टर में 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी, अगर इसमें से अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कम से कम 45 44 या 40 से ऊपर होने, 40 से ऊपर नहीं हुई आपकी, इस 50 में अगर आपने 40 नहीं किया तो दोस्तों आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ये जो 35 हज़ार की जो स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी अगले 5 साल तक वो नहीं मिलेगा। और आपको लगे यार सिर्फ 2 नंबर से आप 35 हज़ार से 5 साल तक वंचित रहेंगे। तो आप सोचिए 35 × 12, 12 × 5 = 60, 60 × 35, आई थिंक बहुत होता है, कितने लाख मिलते हैं यार, मैं तो जोड़ा भी नहीं कभी। तो कितना बताया मैंने, 35,000 × 60 महीना, कितना हो गया है? 0 0, 6 × 5 = 35, और 6 × 18, 18 19 20 21,
आई थिंक 0, 5, 1, 2 और कितने 0? मैं सही बोल रहा हूँ क्या? मैं आई थिंक नहीं, 3, 21,50,000 रुपये, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। मुझे थोड़ी मैथ्स मेरी कमजोर है। तो लगभग 35 आपको 21 लाख, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको और ये ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, तो आपको 21,50,000 रुपये तो आज के रेट से मिलेंगे, और ऑब्वियसली ये बढ़ेंगे, ये घटने तो है नहीं। तो केवल मेरी कोशिश ये होगी कि ये 3 चैप्टर्स पे आपकी एक्यूरेसी कम से कम 80% की आए, और अगर आपकी 80% की एक्यूरेसी आती है तो निश्चित तौर पे गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद आप अगले चैप्टर्स को देखें। ये देखिए, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, सबसे लंबा टॉपिक है हमारा बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद है ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इससे पहले कि आप इस चीज़ को समझें, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 3 जो चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा मैं आपको पेपर एनालिसिस बताना चाहता हूँ, ताकि क्यों आपको ये समझ में आए कि यार ये जो पहला 3 चैप्टर है उस पर इतना जोर क्यों देना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको ट्रेंड एनालिसिस को समझना पड़ेगा। इसको आप जब समझेंगे तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। प्लीज़ इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अभी तो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहे इसका प्रिंट आउट अपने कमरे पे चिपका दें जहाँ आप टेबल कुर्सी पे पढ़ते हैं। ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि किस चीज़ पे कितना जोर देना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन पेपर हैं जिसको मैंने एनालाइज करके आप लोगों के लिए किया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा कम मेहनत करना पड़े। कौन है? ठीक है, तो ये मैंने 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके आपके लिए लाया हूँ, ताकि ये आपको, और इसके लिए बहुत एक रिसर्च टीम काम करती है जो एक एक क्वेश्चन को पढ़ती है। सोचिए 4 साल के क्वेश्चन, 4 साल मतलब 4 सेशंस के क्वेश्चंस को पढ़ा गया है, उसकी एनालिसिस की गई है, ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ पे मुझे जोर देना है। तो सबसे पहले देखिए, आप ये देखिए यूनिट 1। देखिए इसमें दिसंबर 2023, जून 2023, 2023 के 2 पेपर हैं और 2022 के 2 पेपर हैं, ताकि आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन की ट्रेंड क्या दिख रही है आपको एग्जाम में। तो आप देखिए यूनिट 1, जिसको आप थिंकर्स कहते हैं, आप देखिए दिसंबर 2023 में 18 क्वेश्चंस कंसेप्ट से आए हैं थिंकर्स के, 5 क्वेश्चन फैक्ट से आए हैं। ठीक है, और जून में 33 क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट से हैं और 5 क्वेश्चन उनके फैक्ट्स पे हैं। उसी तरह दिसंबर 2022 में 19 क्वेश्चन कंसेप्ट से हैं और 2 क्वेश्चन फैक्ट से हैं। सेम जून में 15 क्वेश्चन आपके कंसेप्ट से हैं और 2 क्वेश्चंस आपके फैक्ट से हैं। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो मान के चलिए कि देखिए क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कम से कम अगर क्वेश्चन आ रहा है, जो सबसे कम थिंकर्स पे क्वेश्चन आया है वो है जून 2022 में। मिनिमम जहां आ रहा है वहां पे 17 क्वेश्चंस आए हैं, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वो जून 2023 में आया है, एंड दैट इज 33 प्लस 8, 38 क्वेश्चन। तो आप देखिए कि इस एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। कम से कम आया है तो वो आया है 17%, और ज़्यादा से ज़्यादा आया है तो 38 क्वेश्चन। क्या आप सोच सकते हैं कि 100 में 38 क्वेश्चन का आना, इसका मतलब है कि 40% क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से आया है। आप सोच के देखिए, आप साधारण तरह से सोच के देखिए कि अगर 100 में एक ही चैप्टर से 38 क्वेश्चन आ रहा है, या बुरी से बुरी हालत में 17 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। आप दूसरे सालों का भी देख लीजिए, तो एक देखिए, एक साल में 21 क्वेश्चन आया है और एक साल में आया है 18, 5, 23 क्वेश्चन। तो ये 4 जो सेशंस में 4 जो पेपर्स हुए हैं, आप देखिए कम से कम 17 क्वेश्चन, उसके बाद 21 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, अप टू 38 क्वेश्चन आया है।
आप एवरेज निकालेंगे तो करीब 25 के आसपास पड़ेगा। इसका मतलब ही है कि 25 क्वेश्चन सिर्फ मतलब 25%, अगर मैं वेटेज के माध्यम से बताना चाहूँ आपको, तो वेटेज के माध्यम से आप समझिए कि आपका यूनिट जो 1 है वो 25% वेटेज रखता है। केवल एक चैप्टर दोस्तों 25% वेटेज रखता है, और अगर इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी तो आपका तो यही काम हो जाएगा। आपको कितना मजा आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको थिंकर्स पे बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2 पे, यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। थोड़ा सा ये यूनिट ऐसा है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। तो रटने का तरीका बता दूंगा, ऐसा नहीं कि धर के दिन भर उसी को सर हिला हिला के रटना है, ऐसा नहीं है। मैं बता दूंगा कैसे तरीका होता है, तो उससे आपके ये चैप्टर्स आसान हो जाएंगे। तो देखिए यूनिट 2 से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन कंसेप्ट से आ रहा है और 3 क्वेश्चन फैक्ट से आया है दिसंबर 2023 में। तो इसका मतलब 13 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद 10 क्वेश्चन आया है, फैक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं है। जून 23 में 10 क्वेश्चन आया है। उसके बाद आप दिसंबर 2022 में देखिए तो 12 क्वेश्चन आ रहा है, 11 कंसेप्ट से आ रहा है और एक फैक्ट से आ रहा है, 12 क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन आया है केवल कंसेप्ट आ रहा है। तो आप लॉ ऑफ एवरेज निकालेंगे तो करीब 12 क्वेश्चन पर ईयर बन रहा है। तो देखिए 12% समझने के लिए कह रहा हूँ कि 25% आपका बेसिक थिंकर्स से आ रहा है और 12% क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपका यूनिट 2 से आ रहा है और ये यूनिट 1 से आ रहा है। तो 25 और 12% कितना हो गया दोस्तों, 37% हो गया, ठीक है। और अब आते हैं जो जिस चैप्टर को हम लोग सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, और उस चैप्टर का नाम है हमारा बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको भी पता होगा कि बेसिक कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चन आए होंगे या आपने भी पेपर देखा ही होगा। तो जरा बेसिक कंसेप्ट पे नजर मारते हैं दोस्तों। दिसंबर 2023 में आया है 10 + 14, 10 + 4 सॉरी 10 कंसेप्ट आया, 10 कंसेप्ट आया है और 4 आया है फैक्ट से। तो 14 क्वेश्चन आया है दिसंबर में 23 में। जून में आया है 10 + 1, 11 क्वेश्चन आया है। उसके बाद आया है दिसंबर 2022 में 13 क्वेश्चन आया है। प्लीज़ इस पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करिएगा, मैं तो कर ही रहा हूँ लेकिन ये आपका भी उत्तरदायित्व है कि जो मैं कह रहा हूँ आप उसको अच्छे से समझें। और इसमें बाप रे 30 + 7 37 क्वेश्चन आया है आपको जून 2022 में। ओ माय गॉड, अगर आप लॉ ऑफ एवरेज देखेंगे तो 37 प्लस इसको ऐसे एवरेज निकाल दें तो 7 × 3 = 10, 1 11, 11 × 4 = 15 और 15 और 3 4 5 6 7 75 को 4 से डिवाइड कर दें तो आई थिंक करीब 20 क्वेश्चन के आसपास बैठता है। तो दोस्तों 20% क्वेश्चंस लगभग आपका यूनिट 3 से आ रहा है। अब आप इस तीनों को ऐड कर दें, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो आप देखिए 5 2 7 7 और इधर 2 1 3 2 5 57% क्वेश्चन। दोस्तों इसको प्लीज नोट कर लीजिए कि 57% क्वेश्चन केवल 3 चैप्टर से आ रहा है। आप सोच सकते हैं 10 टोटल चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में 57% क्वेश्चन केवल 3 चैप्टर से, और बाकी जो 43% क्वेश्चन है वो रिमेनिंग 7 चैप्टर से आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने कमांड बना लिया इन 3 चैप्टर पे तो आपकी तनाव यही पार हो जाएगी, कितना मजा आएगा। और हमारी कोशिश योग यही होती है, देखिए आदमी सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, किताबों से भी पढ़ सकता है, हम लोग के लिए भी किताबें अलग नहीं होती हैं, लेकिन हमें एक अनुभव होता है। अनुभव क्या होता है कि हमें पता है कि किस चैप्टर पे कितना जोर देना है और किस चैप्टर पे कम जोर देना है। क्योंकि इसको समझने के लिए अब आप देखिए यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 के बारे में, यूनिट 4 जो ग्रामीण रूपांतरण है, एक बार थोड़ा सा मैं भी सिलेबस सामने रख लूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो
ये देखिए जो ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण है, आप ध्यान से देखिए, केवल एक क्वेश्चन आया है दिसंबर 2023 में। उसके बाद दो क्वेश्चन आया है जून 2023 में। उसके बाद 7 1 8 12 + 1 13 क्वेश्चन आया है। 13 क्वेश्चन आया है इस एग्जाम में दिसंबर 2022 में, और 7 1 8 क्वेश्चन आया है आपको जून 2022 में। आई होप आप सब ये सब नोट कर रहे होंगे। तो आप अगर टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो 13 और 8 21 22 23 24 24 डिवाइड बाई 4 कर दीजिएगा तो आई थिंक कितना होता है। थोड़ी मेरी मैथ्स कमज़ोर है, तो आप जोड़ लीजिए। 24 को 4 से डिवाइड कर दें, कितना होता है। तो 8 7 6 6 6 दूना 12 6 12 6 6 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए कि आपको यूनिट एवरेज जो निकल रहा है वो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी उन तीनों चैप्टर के बाद से मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है। तो इस चैप्टर से भी मान के चलिए कि कम से कम 6 7 क्वेश्चन आपका एवरेज में आएगा। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, राज्य राजनीति और विकास, यूनिट 5 है। इससे क्वेश्चन देखिए, इससे क्वेश्चन 1 साल आया है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 1 सेकेंड हटा देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। तो आप यूनिट 5 से देखिए, जो पॉलिटिक्स है उसमें एक क्वेश्चन आया है दिसंबर 23 में। उसके बाद आ रहा है 2 क्वेश्चन, उसके बाद आ रहा है 1 क्वेश्चन, और उसके बाद आ रहा है 2 क्वेश्चन। तो ये 4 साल में या तो 1 क्वेश्चन आ रहा है या 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आप इस मेरी बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ 1 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन, आप वो चैप्टर नहीं भी कर, नहीं क्यों नहीं करके जाएंगे, जाएंगे सारा क्वेश्चन करके। लेकिन आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप यूनिट 5 पे जान नहीं देंगे, क्योंकि 1 क्वेश्चन आ रहा है या 2 क्वेश्चन आ रहा है, 1.5 क्वेश्चन एवरेज बन रहा है। तो आपको इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो रिवीजन में आपको इस चैप्टर पे इतना जोर नहीं देना है। इतना तो मैं एनालिसिस करने का मतलब ही है कि हमें ये समझ में आए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा करना है और कहाँ रिवीजन ज़्यादा करना है, कहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और कहाँ थोड़ा हम कम भी करेंगे। तो आप देखिए मेरे समझ से आप यूनिट 5 को लीस्ट इम्पॉर्टेंट में रख लीजिए कि ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। अब आइए अगला टॉपिक पे आते हैं। 5 हो गया हमारा। 6 है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था तथा समाज। अब देखिए इस पे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा इसको हटा दूं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 2 5। उम्मीद है कि आप सब खुद भी देख रहे होंगे। 3 1 4 प्लस 2 1 3 और 5, ये टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 5 4 9 9 3 12 5 17 17 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए तो 4 2 8 4 13 4 4 16, 4 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है। तो आप मान के चल सकते हैं कि ठीक है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी से थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे चैप्टर से कम है, जो ऊपर के 3 चैप्टर्स हैं। तो 4 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे। और देखिए आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो 2 क्वेश्चन तो अपने आप ही सही हो जाता है। 2 क्वेश्चन के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन हमारी भी कोशिश यही होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इसको सही करें। तो आप लिख लीजिए कि 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहा है इस टॉपिक पे। उसके बाद है पर्यावरण और समाज, तो टॉपिक नंबर 7 है। तो देखिए इस पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पे क्वेश्चन आ रहा है 6 + 1 7 प्लस, देखिए 2000 जून 2023 में तो एक क्वेश्चन आया है सर। उसके बाद आ रहा है 3 2 5 और 2 1 3, 3 क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देखिए 7 1 8 8 5 12 12 3 15 15 डिवाइड बाई 4 करिए तो 4 3 12 4 4 का 16, मान के चलिए कि लगभग 4 क्वेश्चन एवरेज आएंगे इस यूनिट 4 से। 4 क्वेश्चन के आसपास एवरेज आ रहा है। तो ठीक है, 4 क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है।
एक दो खुद भी जो नहीं भी पढ़ के जाता वो भी एक दो सही कर लेता है, जो पढ़ के जाता है वो 3 सही कर लेगा। लेकिन यूनिट 7 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और टॉपिक बहुत बड़ा है। तो कोशिश ये करिएगा कि जहाँ पे कम क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे हम उतना नहीं पढ़ें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ हम ज़्यादा पढ़ के जाएं। उसी तरह ये फैमिली, विवाह और नातेदारी है, विवाह परिवार और नातेदारी है। और यहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनिट 8 से, तो ज़रा यूनिट 8 पे नज़र मारिए, फैमिली मैरिज किनशिप। उम्मीद है आप लोग इसको नोट करेंगे, नोट नहीं करेंगे थोड़े समय के बाद आप भूल जाएंगे, फिर कहाँ आप रिकॉर्डिंग फिर से दोबारा देखेंगे। तो अभी नोट कर लीजिए, नोट करके एक अपना नोट खुद का बनाइए कि आपको किस चैप्टर पे दिक्कत है, कम दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है, सर जहाँ कह रहे हैं उस पर कितना ध्यान देना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप नोट करेंगे तो वही नोटिंग होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है आपने। तो ये नोटिंग एक, क्योंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो नोटिंग की परंपरा अभी से ही आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आपको लगे कि ये जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, दिमाग में रखना महत्वपूर्ण है, तो आप कोशिश ये किया करिए कि आप लोग इसको नोट डाउन किया करें। ठीक है, तो आप देखिए इसको अगर हम यूनिट 8 को देखें, एक साल दो एक एक बार 2 क्वेश्चन आया है, एक बार 3 क्वेश्चन आया है, एक बार 4 क्वेश्चन आया है और एक बार 0 क्वेश्चन आया है, एक बार 0 क्वेश्चन आया है। इसका मतलब कि 4 3 7 2 9 9 क्वेश्चन आए हैं 4 एग्जाम में, तो एवरेज मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो फैमिली मैरिज किनशिप से सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहा है। जनरली ये चैप्टर ऐसा होता है जिसमें मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का कमांड होता है। तो 2 क्वेश्चन आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि कितना आपको इस पर जोर देना है। अब आइए यूनिट 9 पर। यूनिट 9 है हमारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। तो इस पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए जरा। यूनिट 9 पे आ रहा है 5 क्वेश्चन, एक बार आया है, एक बार 1 क्वेश्चन आया है, एक बार 3 क्वेश्चन आया है और एक बार 2 क्वेश्चन आया है। देखिए यूनिट 9 से 5 1 6 6 3 9 2 11 11 डिवाइड बाई 4, तो 3 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है यूनिट 9 से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि पूरे 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा है। और लास्ट है संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आप जरा देख लीजिए। इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, एक साल आया है 1 क्वेश्चन, एक साल आया है 9 क्वेश्चन, एक साल 4 क्वेश्चन और एक साल 4 क्वेश्चन। तो 9 1 10 10 8 18 18 डिवाइड बाई 4, तो 4 16, लगभग 4 क्वेश्चन आ रहा है हर साल। तो दोस्तों आप बहुत आसानी से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है कि देखिए पहला 3 यूनिट से आ रहा है, और इसका मतलब नहीं कि 3 यूनिट से अगर 57% आ रहा है तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं 43% रिमेनिंग टॉपिक्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो 10 में से कहीं से नहीं है। आप समझ सकते हैं, जिसको आप कहते हैं ना यार ये किस चैप्टर का है। कुछ ऐसे थिंकर्स होते हैं जो इनमें से नहीं हैं, जो कि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो इन 10 टॉपिक में से नहीं हैं। तो मान के चलिए कि आपके 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम, मतलब आपको हवा ही नहीं लगेगा कि कहाँ से हैं। तो ये जो आपको 10 यूनिट है उसमें से मान के चलिए कि 90 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जिसमें 57% क्वेश्चन आपको मान के चलिए कि आपको आ रहे हैं पहले 3 यूनिट से। तो ये समझाने का तात्पर्य यही है मेरा कि बहुत आसानी से इस बात को समझ जाएं कि आपको कहाँ जोर देना है। तो अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो ज़रा आप बताइए कि आपको कहाँ जान लगानी है, किस यूनिट्स पे जान लगानी है, ज़रा आप खुद बता दीजिए मुझे। तो मैं आपके कमेंट को रीड करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा कि किस यूनिट पे आपको ज़ोर देना है, ये ज़रा आप खुद बताइए मुझे। और कहाँ मुझे जोर देना चाहिए, ज़रा आप लोग थोड़ी से अपने अंगूठे पे जोर दीजिए, थोड़ा सा कुछ टाइप करके दिखाइए मुझे कि जो आप इस पूरे को एनालिसिस करेंगे तो आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मुझे कहाँ आप पे जान लगानी है और आपको खुद के लिए किस चीज़ पे जान लगानी है।
ज़रा सा बताइए, ताकि मैं थोड़ा सा, तब तक मैं एक घूंट पानी भी लेता हूँ। ज़रा बताइए तो आप लोग, अपने शानदार व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। कोई बताएगा मुझे कि अब अगर आपने इस पेपर को एनालाइज किया है तो आपको कहाँ जोर देना है? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के। तो मैं सबका पहले कमेंट देख लूँ, फिर कमेंट करूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के कमेंट का। आप लोग अपनी कमेंट कर दीजिए। एग्जैक्टली। यूनिट 3, यूनिट 1 एंड 2, 1 2 3, 1 2 3। और बिल्कुल आप लोग सही समझ चुके हैं कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे यूनिट जो 1 2 एंड 3 है, उसमें हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो जब भी आप कोई किताब पढ़ें, जब भी हम लोग के द्वारा दिए गए पीडीएफ को पढ़ें, जब भी आप लोग कुछ भी पढ़ें, तो आपको ध्यान रखना है। इसको क्रिकेट की भाषा में कहना तो कहते हैं ना कि पहले 3 को जल्दी आउट कर दोगे ना तो मैच जीत जाओगे। तो आपको भी ये कोशिश होनी चाहिए कि पहले वो 10 नंबर बैट्समैन को आउट करके, 9 नंबर बैट्समैन को आउट करके आप कभी महान बॉलर नहीं बन सकते। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जितनी जल्दी हो सके आप पहले 3 को आउट करें, ठीक है ना। और 3 को आउट कैसे करनी है? 3 को आउट करनी है, हमारी एक्यूरेसी का रेट जो होना चाहिए वो कम से कम 80% होना चाहिए। तो आप टारगेट रखिएगा 80%। अगर आपने यहाँ से सही कर लिया तो यहाँ तो अपने आप ही हो जाता है। कहते हैं ना कि पहला 3 विकेट गिरा लिया तो बाकी तो अपने आप ही आउट हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो हमारी और आपकी दोनों की ये कोशिश होगी कि हम कम से कम 80% एक्यूरेसी लाएं, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम दोनों को मेहनत करनी है। कैसे करनी है? आपको मेहनत ऐसे करनी है कि मुझे तो करनी है, मुझे तो हर चीज को पढ़ाना है। आपको मेहनत ऐसे करनी है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट अपने दिमाग में ना रहने दें। देखिए दुनिया में आपको दो व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, दो बहुत अपने अपने युग के महानतम मतलब वॉरियर्स हैं, क्योंकि जो भी प्रतियोगी परीक्षा देता है वो भी एक वॉरियर है। तो दो व्यक्ति जबरदस्त वॉरियर इस अपने अपने कालखंड में पैदा हुए। एक का नाम था श्री राम और दूसरे का नाम था अर्जुन, ठीक है ना। अर्जुन और श्री राम, देखिए अर्जुन अपने कालखंड के बहुत बड़े धनुर्धर हैं और प्रभु राम के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि जो आराध्य बना वो प्रभु राम ही बने। अर्जुन की कहीं पूजा नहीं होती है, ये आपने नोटिस किया होगा। भाई अर्जुन भी इतने बड़े वॉरियर हैं तो उनकी भी तो पूजा वगैरह होनी चाहिए, उनकी कहीं पूजा नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन एक धनुर्धर तो है, बहुत बड़ा वॉरियर है, लेकिन वो डाउटलेस नहीं है, उसके दिमाग में बड़ी डाउट रहती है। देखिएगा हर, अगर आपने महाभारत देखा हो, कुछ भी उसको दिमाग में 50 डाउट है। अच्छा इसको क्यों मारूं, ये तो मेरा जीजा है, तो ये तो मेरा फूफा है, तो ये तो मेरा मौसा है। अच्छा उनको हर दूसरे दिन देखिए कृष्ण की जरूरत पड़ती है। यार क्या करूं सर, आप बताओ सर, आप यहीं बैठे रहना, अगर आप नहीं रहोगे ना तो मैं गड़बड़ा जाऊंगा। आपने पूरा महाभारत देखा होगा तो कहते सर आप रथ पे बैठे रहना, प्लीज गुरु जी आप रथ पे ही रहना, आप रथ से इधर उधर हो गए ना तो मेरा दिमाग गड़बड़ा जाएगा। राम तो नहीं लेके चल रहे हैं वशिष्ठ को अपने साथ। तो राम का जो दिमाग है, आप देखिएगा कि परिस्थिति कैसी भी हो डाउटलेस रहता है, उनके दिमाग में कभी संशय नहीं है। उनको कभी ये संशय नहीं है कि वो रावण को हरा पाएंगे कि नहीं। कभी उनको संशय नहीं है कि वो ताड़िका का वध कर पाएंगे कि नहीं। कभी उनके दिमाग में संशय नहीं है कि वो बाली को हरा पाएंगे कि नहीं। कहीं भी देखिएगा, आपने राम के चरित्र को देखिएगा, वो डाउटलेस है। तो आपको तो एग्जाम में 100 तरह के दानव मिलेंगे, 100 क्वेश्चन, 100 दानव। और अगर आपके दिमाग में डाउट आ गया अर्जुन की तरह, मैं वहां होऊंगा नहीं, फिर क्या होगा? मैं तो वहां रथ पे बैठा नहीं रहूंगा।
तो अर्जुन की तरह नहीं रहना है। अर्जुन तभी बेस्ट परफॉर्म करता है जब साथ में उसके गुरुजी होते हैं, है ना। अब जब भी देखिएगा साथ में जब गुरुजी होते हैं तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता है। अर्थात जब मैं आपके सामने बैठा रहूंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर मैं साथ में नहीं बैठा रहूंगा तो आप घबरा जाएंगे। मुझे आपको अर्जुन के कैरेक्टर को नहीं डेवलप करना है, मुझे आपके राम के कैरेक्टर को डेवलप करना है। जब ये एग्जाम में 100 ताड़काएं और बाली और जो भी ये सब मिले तो आप एकदम 4 दिखेंगे लेकिन एक को ही लगेगा, ये नहीं कि 4 को देख के हकबकाना है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए कोई भी क्वेश्चन जो डाउट से होंगे, जब हम यहाँ पे जूम सेशन करेंगे, ठीक है ना, आपको जब हम आपके डाउट्स के लिए जूम सेशन अरेंज किया जाएगा तो आपके दिमाग में कोई भी कंसेप्ट का डाउट नहीं रहना चाहिए। जब तक आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए तब तक आपको मेरे से इस विषय पर डिस्कस करते रहना। ये मत सोचिएगा कि गुरुजी बोर हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, नो, नेवर। मैं क्यों बोर हो जाऊंगा, मेरा तो यही काम है। तो आपको क्या करना है कि डाउट को दिमाग में नहीं छोड़ना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप खुद भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, फिर डाउट होगा, हम क्लियर करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। फिर क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन, एग्जाम बनेगा। लेकिन अगर डाउट लेके एग्जाम में गए और गुरुजी वहां नहीं दिखे तो गुरुजी आप गए, समझे। आपको हमें कोशिश ये करनी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी क्वेश्चंस डाउट में नहीं रखें। क्या मैं अपनी बात समझा पाया आप लोगों को? प्लीज़ ज़रा मुझे सूचित कर दीजिए अगर मैं अपनी बात समझा पाया आपको। तो मुझे ज़रा आप लोग सूचित कर दीजिए कि हाँ, आप मेरी बात समझ गए। अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो क्या मेरी बात समझ गए? डाउट नहीं रखिएगा कभी भी, वो जरा सा भी डाउट आपको एग्जाम में हरा देगा, ठीक है ना। तो हम लोग की कोशिश यही होगी कि कोई भी डाउट ना हो। और डाउट कैसे होती है, नहीं जाती है, पहली बार कम से कम आप उसको बहुत सारी बार रिवीजन करें। दूसरी बात, जो भी डाउट्स हो वो मेरे तक लेके आए। जब डाउट क्लियर हो जाए तो उस पर क्वेश्चन खूब सारा हिट करें और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाए। जब इतनी सारी प्रैक्टिसेस करके आप एग्जाम में जाएंगे तो क्यों आपसे गड़बड़ होगा, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि सीधे जाके एग्जाम में ही करेंगे, अरे क्या है एक 2-4 क्वेश्चन डाउट में, नहीं, क्यों भाई, आपको 21 लाख रुपए भी तो लेने हैं सरकार से। तो क्या मैं अपनी बात समझा पाया? अगर समझा पाया तो एक बार मुझे आप लोग सूचित कर दें। एक बार अगर आप मुझे सूचित कर दें तो मुझे खुशी होगी, ताकि मैं आगे की प्रक्रियाओं को चालू कर सकूं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है दिमाग में, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे बताएं। अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट है, कुछ भी है, आप प्लीज़ मुझे सूचित करें। जल्दी करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगर आप लोग मुझे सूचित करें तो मैं थोड़ी सी बढ़ूँ आगे। बताना चाहेंगे आप लोग कि कोई क्वेश्चन आया है मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद, कोई दिमाग में कोई डाउट है या किसी तरह का कोई सवाल है या कुछ भी और आप एक्स्ट्रा सिलेबस से रिलेटेड, ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रा मुझे बताएं। है किसी के दिमाग में? हाँ या ना लिख दीजिए ठीक है ना, मैं आप लोग के कमेंट की तरफ ही देख रहा हूँ। अनीता दुबे के दिमाग में है सवाल, पूछिए अनीता दुबे जी, क्या सवाल है? अनीता जी दुबे, अगर आप सवाल करें तो करें, क्या डाउट है पूछिए। नेताजी दुबे का लिख रही हैं जी सर, तो इसका मतलब इनका कोई सवाल है। मैं आपके सवाल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ अनीता जी दुबे। पूछिए, उम्मीद है आप लोग टाइप कर रहे होंगे अपनी बात, तो आप लोग मुझे सूचित करें कि आपके दिमाग में कोई सवाल वगैरह हो तो। है क्या? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके सवालों का। आप लोग कुछ टाइप भी नहीं कर रहे हो, अरे कुछ तो लिखो, यस नो, कुछ भी लिखो भाई।
कोई सवाल ही नहीं है। चलिए, तो आप लोग का सवाल, शायद एक्चुअली टाइपिंग में थोड़ी टाइम लग रही होगी, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो कोई टाइपिंग तो दिख नहीं रही है मुझे, तो तब तक मैं अपना शीशा साफ कर लेता हूँ चश्मे का। कोई सवाल मुझे नहीं दिखा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगला सवाल है, नहीं है, कोई दूर दूर तक सवाल नहीं है मार्केट में, तो ये अच्छी बात है। या तो ये तभी होता है जब आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो, कोई दिमाग में संशय ना हो, या इतना संशय हो कि क्या ही पूछो। ये दो ही परिस्थितियों में आप ऐसा करते हो, जबकि एक भी डाउट ना हो, या दूसरा हो कि इतना डाउट हो गया कि अब क्या पूछूं, छोड़ो यार, है ना। चलिए, लेकिन मुझे पता है कि आपके दिमाग में ज़्यादा डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने बहुत अच्छे से पेपर को समझा, और इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि इतने विद्वानों को इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, हम पढ़ने का तरीका, अच्छा मैं मेन बात बताना भूल गया, ये है कि ये 3 चैप्टर इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। यस, बहुत ज़रूरी है कि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये 3 चैप्टर इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। कलर कंफर्ट है ना, इस ये कलर के बैकग्राउंड से, अगर आप लोग को कलर कंफर्ट हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा बैकग्राउंड को चेंज कर लूँ। एक सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इस पे उम्मीद है कि आप वाइट कलर प्रेफर करेंगे। ठीक है क्या ये कलर? हाँ, मुझे लग रहा है कि ये आपको आईज को ज़्यादा सूट करेगा, तो मैं यही करता हूँ। वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ, वाइट पेन ले लेता हूँ, और ग्रीन कलर लेता हूँ। यही हमेशा रखेंगे, अगर आप लोग को एतराज़ ना हो तो। उम्मीद है कि आपको ये कलर आईज को सूट करता है थोड़ा, क्योंकि हरा कलर जो है ना, वो चुभता नहीं है आँखों को। तो उम्मीद है, एक बार फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई कलर में इशू ना हो तो इसी को रखा जाए। ये भी बहुत सूट करेगा, ये ठीक रहेगा, ठीक है ना। ये मुझे भी सूट कर रहा है। हाँ ठीक है, ये कलर ठीक रहेगा। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये सर जो ठीक है, तो हमारी ये कोशिश ये रहेगी कि हम जितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन हम इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें। और मैं कोशिश ये करूँगा कि ये जून वाला या अगला दिसंबर वाला जो दोनों पेपर है, इसमें आपका जेआरएफ क्वालिफाई करे। अगर आपकी एज एलिजिबिलिटी है, थोड़ा सा भी नया सिलेबस भी नहीं आया है, मतलब उम्मीद तो नहीं है ऐसा कुछ जो हम लोगों ने पता किया है कि कोई चेंज करके आ रहा है, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा सा पैटर्न में बदला है। आपको पता होगा कि अब जो जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर वाले हैं वो भी दे सकते हैं, आपको पता ही होगा कि नया जो चेंज आया है। तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि चेंजेस की भी हम अपेक्षाएं कर सकते हैं, मतलब एकदम रूल आउट नहीं कर सकते कि नहीं ही होगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ये जून वाली और अगले दिसंबर वाले में कोई आपका ये एग्ज़ाम पक्का हर हाल में क्लियर हो जाए, ये मेरी कोशिश होगी। इसके लिए मैं जितनी मेहनत करूँगा, उससे कम से कम उतनी मेहनत आपको करनी है। और अगर आप डबल कर देंगे तो टॉप ही कर जाएंगे, तब तो एकदम घर आके सरकार 35,000 रुपये दे जाएगी आपको। मेरी कोशिश यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी कोशिश ये नहीं है कि सिर्फ आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। मेरी कोशिश है कि आप 5 साल के लिए आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो जाए दोस्तों। क्योंकि एक छात्र के रूप में इस उम्र में आके घर से पैसा लेना, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो जिस परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, कि एक उम्र तक माँ बाप से पैसा लेना अच्छा लगता है, उसके बाद लगता है यार रहने दो। हाँ, ये और बात है कि अगर वो व्यक्ति का नाम पति है तो खूब लीजिए,
कि पति से आपने शादी की है पैसे लेने के लिए, तो उसमें कोई कमी मत करिए, पति से तो खूब लिया करें, लेकिन जो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो कम से कम कोशिश करें कि आत्मनिर्भर हो जाए। तो दोस्तों ये 3 चैप्टर जो है, बेसिक कंसेप्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी और थिंकर्स, ये तीनों से इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है यूजीसी नेट, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के, आप इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए। ये एग्ज़ाम की कोशिश क्या है? इस एग्ज़ाम की कोशिश ये है कि भारत में श्रेष्ठ शिक्षकों को प्राप्त किया जाए, यही है ना, और तो कुछ है नहीं, यही है। इस देश में श्रेष्ठ शिक्षकों को प्राप्त किया जाए, यही सरकार की कोशिश है। तो एक इमेजिन करिए कि एक ऐसा प्रोफेसर जिसको उस सब्जेक्ट का बेसिक्स कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? तो आप सोच के देखिए कि सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में आप किसी क्लास में जाएं और आपका खुद ही बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप क्या टीचर बनेंगे? नंबर वन। तो सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते ये ज़रूरी है कि उस विषय में उस शिक्षक के बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हों। ये सामान्य सी बात है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत ही नहीं है। एक शिक्षक के रूप में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। दूसरा क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें थिंकर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी विषय का निर्माण विचारक ही करते हैं, अदरवाइज बाकी तो सारे सब्जेक्ट एक जैसे ही होते हैं। तो उस किसी भी प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया है, जिसको हम थिंकर्स कहते हैं, वो उस पर उसकी बहुत अच्छी कमांड हो। क्योंकि वो थिंकर्स ही नहीं जानेगा तो पढ़ाएगा क्या? जिसको मार्क्स, वेबर, दुर्कीम, पार्सन्स, मेलिनोस्की पता ही नहीं हो, क्या आगे पढ़ाएगा? तो ये ज़रूरी है कि देखा जाए कि इस थिंकर्स को ये पढ़ा सकता है कि नहीं, क्योंकि किसी भी विषय के जो पहिए होते हैं या इंजन होता है वो उसके थिंकर्स होते हैं। तो जिस आदमी की बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उस सब्जेक्ट के थिंकर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं। 26 थिंकर्स हैं आपके सब्जेक्ट, क्यों है? क्योंकि एक प्रोफेसर के लिए उस सब्जेक्ट के जो मेन थिंकर्स हैं उसकी समझ होगी, तभी तो आगे उनको पढ़ा पाएगा। तो थिंकर्स होना चाहिए। और दूसरा, तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी है। दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप में से अधिकांश लोग उसके बाद पीएचडी करने जा रहे हैं। और जब पीएचडी आप करने जाएंगे तो ऑब्वियसली, जब पीएचडी का मतलब ये है कि आप शोध करने जा रहे हैं किसी विषय पर। तो जब शोध करने जा रहे हैं, शोध के तौर तरीके ही आपको नहीं पता है कि आपने जो विषय चुना है उस पर सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, क्वेश्चनेयर बनाएंगे, रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, क्या करेंगे, अगर उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा नहीं जानते हैं तो आप तो कोई कभी भी वैज्ञानिक या कभी भी आप उस पर ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए चूंकि आप जो भावी प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, भावी प्रोफेसर के लिए इन 3 चैप्टर का बहुत अच्छे से वही अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। वरना दोस्तों आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये चैप्टर तो कोई भी पढ़ा सकता है या पढ़ सकता है। आप ये 3 चैप्टर को हटा दीजिए अपने इससे, सिलेबस से, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि चाहे ये चैप्टर हो, ग्रामीण और नगरीय रूपांतरण हो, चाहे राजनीतिक प्रक्रिया हो, उम्मीद है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये चैप्टर कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी आदमी पढ़ के पढ़ा सकता है, लेकिन कोई भी आदमी पढ़ के बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकता है, कोई भी आदमी पढ़ के थिंकर्स नहीं पढ़ा सकता, रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ा सकता। तो इसीलिए जिस चीज़ को कोई भी पढ़ा सकता है, इसको कोई भी आदमी पढ़ के पढ़ा सकता है, उसको उतने जोर नहीं दिए गए हैं। लेकिन उस चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है जिसको वो, मतलब जो प्रोफेसर वो आना चाहिए और जिससे वो शानदार प्रोफेसर आगे बना सके। तो यही कारण है कि इन 3 चैप्टर्स पे इतना जोर दिया गया है। तो ये इसीलिए जोर दिया गया है ताकि जो भावी प्रोफेसर्स में जो क्वालिटी होनी चाहिए और जाके वो शानदार शिक्षक के रूप में उस विषय के विद्वान को विकसित कर सके, यही सोच के उन चैप्टर्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बेटा अगर तुम्हें प्रोफेसर बनना है और शानदार प्रोफेसर बनना है,
तो आपको इन सारे चैप्टर्स पे अगर बहुत अच्छी कमांड नहीं है तो बेटा दफ़ा हो जाओ। यही बहुत सिंपल सा लॉजिक से इस एग्ज़ाम को लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक सेशन, जिसमें आपको मैंने बताने की कोशिश की कि कितने अच्छे से आपको किस चैप्टर पे जोर देना है, क्यों जोर देना है। क्योंकि प्रोफेसर आप अगर बनना चाहते हैं, आप एक रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो आपका ये 3 चैप्टर पे कमांड बहुत ज़रूरी है। रिमेनिंग 7 चैप्टर्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से उस पर उतना हमें जोर नहीं देना है। उम्मीद है कि ये एक छोटा सा सत्र मैंने अभी आपका लिया। अब आप एक 2 मिनट का ब्रेक कर लीजिए ताकि मैं हम कैसे पढ़ेंगे ये बता देता हूँ। मैं बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे, फिर हम थिंकर्स पढ़ेंगे, फिर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे। ऐसे ही हम तीनों को, क्योंकि सबसे पहले बिना बेसिक्स जाने आप थिंकर्स नहीं समझ सकते, और जब बेसिक्स और थिंकर्स जान जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस थिंकर्स ने कौन सी मेथोडोलॉजी से, किस रिसर्च तरीके से किस चीज़ का अध्ययन किया है। तो आप लोग एक 2 मिनट का शानदार सा ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, और ताकि हम बेसिक कंसेप्ट से अपने क्लास की शुरुआत करें। तो बस 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए दोस्तों। उम्मीद है कि अब आप लोग पूरी तरह से तैयार होंगे। हैं, कहते ना, सीट की पेटियां बांध लीजिए, अब हम उड़ान भरने वाले हैं। तो आप लोग अब उड़ान के लिए शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सीट की पेटियां बांध लीजिए। तो क्लास में सीट की पेटी कैसे बांधनी है, एक कॉपी रखनी है शानदार सी, ठीक है ना, सुंदर सी, गंदी सी नहीं। 3-4 तरह के कलम रखने हैं। सामने एक ग्लास या एक बॉटल पानी की रख लेनी है। कमरा बंद कर देना है, क्योंकि कोई आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो घर में या हॉस्टल में या लाइब्रेरी में रहते हैं तो कोई इधर उधर आके परेशान करता है। तो चलिए, अगर आपने सीट की पेटी बांध दी है तो अब पायलट आपका उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो देवियों और सज्जनों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 3 से, जैसा कि हम लोग हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3। बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑल, मैं थोड़ा सा एक बार आपके स्क्रीन चेक कर लूँ, ये कलर कॉम्बिनेशन से आप कंफर्टेबल हैं ना। प्लीज़ समवन इन्फॉर्म मी अगर आप लोग इस कलर कॉम्बिनेशन से कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपकी आइज़ को सूट कर रही हो, या मैं ब्लैक कर लूँ, या ये ठीक है। एक बार कोई मुझे सूचित करेगा कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। मैं एक बार मैं भी स्क्रीन पे चेक कर लेता हूँ कि आप लोग को कोई दिखने विखने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। प्लीज़ ज़रा मुझे एक बार आप लोग सूचित कर दें कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन हमने लिया है, इससे आप लोग कंफर्टेबल हैं। मुझे लग तो रहा है कि ठीक है। एक बार कोई मुझे बताएगा कि कलर कॉम्बिनेशन आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्क्रीन आपके साथ थोड़ी छोटी होती होगी। एक बार प्लीज़, मुझे यहाँ से पता नहीं चल रहा है, तो एक बार कोई मुझे बता देगा कि आप इस कलर कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि फिर हम हर दिन एक ही कलर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई मुझे बता दे एक बार कि अगर आप इस कलर कॉम्बिनेशन से सेटिस्फाइड हों तो एक बार सूचित करेंगे आप कि ये जो थोड़ा सा डिफरेंट ग्रीन बैकग्राउंड पे वाइट कलर है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्या कोई है, क्या कोई है जो मुझे ये सूचित कर दे कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा है? ठीक है, जी हाँ। तो 2 लोगों ने सूचित कर दिया है, इसका मतलब है कि ठीक ही होगा। ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट, मूल 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 अवधारणाओं से शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में आप उम्मीद करें। 12 से 15 क्वेश्चन। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जब आप उस पेपर एनालिसिस को किए होंगे, आपने ट्रेंड एनालिसिस को, तो फैक्ट्स कम आते हैं, फैक्ट्स बहुत कम आते हैं। कि प्रोफेसर का कंसेप्ट चेक किया जाता है, उसका फैक्ट्स नहीं चेक किया जाता है। तो आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर देना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर 12 क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट से, तो एक क्वेश्चन आएगा फैक्ट से। एक क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करिएगा। तो ये सब नहीं कि उसी पे लगे पड़े हैं झूठ मूठ का, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ठीक है सर, तो चलिए हम शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। तो
थोड़ा सिलेबस में जिस तरीके से दिया है उसमें थोड़ा सा मैं छोटी मोटी मुझे इजाज़त दीजिएगा कि चेंज करूं, क्योंकि आपकी समाजशास्त्रीय जो सिलेबस है समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का, सोशोलॉजिकल कंसेप्ट का, उसमें जो पहला टॉपिक दिया है वो है सामाजिक संरचना दिया हुआ है। लेकिन जब तक आप समाज को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप सामाजिक संरचना को नहीं समझेंगे। तो हम उस समाज से शुरू करेंगे। समाज को जब मैं समझा दूंगा तो फिर मैं सामाजिक संरचना की चर्चा करूंगा। तो चलिए मैं भी अपनी कोट, देखिए मैं मैंने भी यही ये जैसे आप कॉपी लेके बैठते हैं वैसे मेरे लिए ये टैब होता है। इसी टैब से मुझे, इसी से मुझे सब कुछ पढ़ाना होता है। मेरे सारे ज्ञान, सारी सूचनाएं इसी टैब में होती हैं। तो हमारी यही संपत्ति होती है। ठीक है, तो चलिए मैंने भी अपना टैब खोल लिया। आप लोग भी अपनी कॉपी खोल के तैयार हो जाइए और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले समाज से। व्हाट इज सोसाइटी? तो आपको पता होगा कि सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। कोई सामान्य भाषा में पूछता भी है कि भाई समाजशास्त्र किस चीज़ की पढ़ाई करता है, तो दुनिया जानती है सोशियस इज सोसाइटी, लोगस इज लॉजी, तो दैट इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहला कंसेप्ट, एंड दैट इज समाज। समाज से समाज, दैट इज सोसाइटी। ठीक है सर, हम समाज से आपकी आपको रूबरू कराएंगे। आपने बचपन से सुना होगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको पता होगा, ठीक है ना, कि हम समाज में ही रहते हैं, मरते हैं, जीते हैं और समाज के बारे में ही बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम समाज क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज, हम बेशक समाज में रहते हैं, समाज में जीते हैं, समाज में मरते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि समाज होता क्या है। ठीक है ना। जब भी आप देखे होंगे, जब आप छोटे रहे होंगे या अभी भी, तो आप जैसे कई बार कुछ ऐसे बनियान पहन के घर से बाहर निकल जाइए या कुछ ऐसे पैजामा पहन के बाहर निकल जाइए, तो अक्सर आपके मम्मी पापा कहते होंगे कि अरे ऐसे क्यों जा रहे हो, चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ? समाज क्या कहेगा। और आज तक वो चार लोग मिले ही नहीं जो कुछ कहे। आज तक वो चार लोग मिले आपसे कि सुनो, हम ही वो चार लोग हैं जो जो बताना चाहते हैं कि तुम बनियान पहन के मत निकलो, या सुनो तुम पैजामा पहन के मत निकलो। हम वो चार लोग कौन होते हैं जिनको हम समाज कहते हैं? तो देखिएगा कि समाज के बारे में हम रात दिन सोचते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि समाज कहाँ है दिखाओ, तो आप नहीं दिखा पाएंगे। रीज़न क्या है कि क्या होता है, समाज हमारे दिमाग में होता है, समाज कहीं होता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई समाज, चलो मुझे समाज दिखाओ, आप क्या दिखाओगे? आप दिखाओगे जहाँ चार लोग बैठे रहेंगे, तो हम कहेंगे तो क्राउड है। आप कहीं बाजार में भीड़ दिखाओगे, मैं कहूँगा ये तो भीड़ है, या ये तो बाजार है। या आप स्कूल कॉलेज दिखाओगे, मैं कहूँगा ये तो स्कूल है, ये तो कॉलेज है। आपसे अगर मैं पूछ दूं कि भाई साहब मुझे समाज देखना है, प्लीज़ कहीं मुझे समाज दिखाइए, तो आप समाज मुझे नहीं दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए जरा, अपने कलम को शुरुआत दीजिए। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, क्योंकि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में ही समाज में ही रहता है। परंतु वास्तव में समाज परंतु वास्तव में समाज किसे कहते हैं? समाज होता कहाँ है? इसे जानना इसे जानना बेहद कठिन है। इसे जानना बेहद कठिन है।
समाजशास्त्री भी इसे अलग अलग स्वरूपों में समझते और परिभाषित करते हैं। समझते और परिभाषित करते हैं। मैकाइवर तथा पेज ने समाज को परिभाषित करते हुए लिखा। इन्वर्टेड कॉमा में, समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानक व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं आएगा। इनका जो सबसे फेमस लाइन है वो ये है, देखिए, इनके अनुसार, जो अब तो इतना छोटा ये है कि आता भी नहीं है, जान लीजिए। देखिए, समाज संबंधों का जाल है। समाज, इनका बहुत फेमस लाइन है, संबंधों का जाल। बहुत ही फेमस लाइन है, संबंधों का जाल है, ये इन्हीं का लाइन है, और ये बहुत ही फेमस, ये ज़्यादा फेमस है। ये सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, लेकिन अब इतना ये कॉमन बात है कि अभी ये कोई भी एग्जाम इसको भी नहीं पूछता है। तो दोस्तों, इन्होंने देखा होगा कि बहुत सारा सहयोग, इतनी सारी बातें इन्होंने बता दी और कंफ्यूज कर दी। इतना सिंपल होता नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, जब भी समाज शब्द आपके दिमाग में आए तो आप लिखिए समाज की विशेषताएं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जहाँ भी क्वेश्चन मैं बोलूँ कि क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको कुछ अपने पेन से ऐसी बात लिख देना है जिससे कि आप पढ़ें तो आपको विजन करें, तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, कैसे स्टार बना समाज की विशेषताएं। तो पहला, ये अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो समाज जो होता है वो अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। अमूर्त का मतलब होता है जिसको देखा या दिखाया नहीं जा सके। हवा अमूर्त है, हम लोग कहते हैं ना, अक्सर आपको दिखेगा बचपन में एक क्वेश्चन पूछते थे हमारे मम्मी पापा, आपसे भी पूछते हैं, तो हम लोग को कितना प्यार करते हैं, हम लोग बोलते बहुत, बहुत कितना, हम लोग बोलते इतना, इतना बस, इतना, इतना क्यों? क्योंकि प्यार, मोहब्बत, नफरत, ठीक है ना, ईश्वर, पाप, पुण्य, ये सारी चीजें अमूर्त हैं। अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई स्वरूप नहीं होता। ब्रैकेट में लिखना चाहे आप लिख लें, जिसका कोई स्वरूप नहीं होता। ईश्वर अमूर्त है, प्यार, नफरत, मोहब्बत, सब चीजें अमूर्त होती हैं। इसका मतलब है कि जिसको हम देख या दिखा नहीं सकते, देख या दिखा नहीं सकते, ठीक है ना। जिस चीज को हम देख या दिखा नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ दे कि चीनी कैसा होता है, आप क्या कहेंगे? मीठा होता है। आपसे कोई ये पूछ दे कि मीठा कैसा होता है, फिर क्या करेंगे?
जब बोलेंगे, इमेजिन करिए कि कोई आपसे ये पूछ दे कि मीठा कैसा होता है, फिर क्या करेंगे? कोई बताएगा मीठा कैसा होता है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई चीनी कैसा होता है, आप कहेंगे मीठा होता है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई साहब ये मीठा कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो स्वाद है वो अमूर्त होता है, आप नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये होता है पहला। दूसरा क्या होता है, जब समाज में सहयोग और संघर्ष, सहयोग और संघर्ष एक साथ होते हैं, कभी भी दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं होता है केवल संघर्ष पर आधारित हो या केवल सहयोग पर आधारित हो। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी होती है बताइए तो? सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी होती है बताइए? प्रज्ञा जी और मालिया, सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती है आपकी समाज में? दो ऐसे संबंध बताइए जिसमें सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। क्या देखूं, कोई बता पाता है कि? जरा मैं बता जानना चाहता हूं कि दो लोग ऐसा संबंध बताइए जिसमें सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। क्या वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, या पति पत्नी होते हैं, या भाई बहन होते हैं, या पिता पुत्र होते हैं, या दोस्त होते हैं? सबसे ज्यादा लड़ाई किस में होती है आपस में, जरा बताएंगे कोई? कोई मुझे बताएगा सबसे ज्यादा लड़ाई किस में होती है? देखो, पति पत्नी, देवदत्त मिश्रा जी कह रहे हैं पति पत्नी में होती है। और देखो बाकी लोग क्या मानते हैं, बाकी लोग भी बताइए सबसे ज्यादा लड़ाई किस में होती है? कोई बताएगा कि सबसे ज्यादा लड़ाई किस में होती है? मैं इंतजार कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि सबसे ज्यादा लड़ाई किस में होती है। मम्मी और पापा में, मतलब मम्मी पापा का मतलब क्या हुआ? पति पत्नी। अच्छा, सुष्मिता ऐसे लिखे मम्मी पापा में, सुष्मिता पति पत्नी। तो दो। और भाई, विश्वा साहब लिख रहे हैं भाई में, भाई भाई में। सुष्मिता लिख रही हैं पति पत्नी में। और कुंदन लिख रहे हैं हस्बैंड वाइफ में। और सुनिधि लिख रही हैं भाई बहन में। और देवदत्त लिख रहे हैं पड़ोसियों में। उससे ज़्यादा दुनिया में लड़ाई होती है पति पत्नी। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सबसे ज़्यादा लड़ाई पति पत्नी में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन दोनों में सहयोग भी इतना ज़्यादा होता है ना, तो जिस मात्रा में सहयोग होगा उसी मात्रा में संघर्ष होगा। इसीलिए देखिएगा, चूंकि आप देखिएगा कि आपके मम्मी पापा में खूब लड़ाई होती होगी, लेकिन अगर आपकी मम्मी 2 दिनों के लिए अपनी मायके चली जाए तो पापा परेशान परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे जोक्स बनते हैं, देखे होंगे, अपने रील्स देखे होंगे कि पत्नी मायके जा रही है और खूब खुश हो रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2 से 3 दिन तक वो खुश रहता है, फिर परेशान होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? सच्चाई यही है कि 1 या 2 दिन अच्छा लगता है कि चलो ठीक है अपने तरीके, लेकिन 2 दिन बाद वो परेशान होने लगता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा सहयोग होगा उसी व्यक्ति से आपका संघर्ष होगा, जिससे सहयोग ही नहीं है उससे संघर्ष नहीं होगा। जहां भी चार बर्तन होंगे वहां आपस में खटखटाएंगे, ये बहुत फेमस कहावत है। तो समाज में दोनों चीजें एक साथ होती हैं, जहां सहयोग होगा वहीं संघर्ष होगा। तो समाज सहयोग और संघर्ष दोनों से मिलाकर बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तीसरा, तीसरा लिखिए, पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक का मतलब होता है दोनों, म्यूचुअल अवेयरनेस, जागरूकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल अवेयरनेस। सभी जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों तरफ से। तो आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। आप जानते हैं कि मैं धर्मेंद्र सर हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप सुस्मिता हैं, या विश्वास साहब हैं, या सुनिधि पांचाल हैं, या कुंदन कुमार हैं, या देवदत्त मिश्रा जी हैं, या प्रज्ञा जी उर्मालिया हैं। तो ये म्यूचुअल अवेयरनेस है। आप फेसबुक पे, आप टीवी भी देखते हैं तो आपको पता है कि ये नरेंद्र मोदी हैं, या राहुल गांधी हैं, या सोनिया गांधी हैं, और वो भी जानते हैं कि ये हमारी जनता है।
ठीक है, नाम जानना ही पारस्परिक जागरूकता नहीं है। उनको पता है कि ये हमारे वोटर हैं, ये हमारे देश के नागरिक हैं, और हम जानते हैं कि हमारे लीडर हैं। इसको कहते हैं म्यूचुअल अवेयरनेस। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ, तो समाज के सब सदस्य एक दूसरे को जानते हैं। और जानने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका वो कुंडली जानते हो। जानने का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसकी कुंडली खंगालते हैं बैठ के, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो म्यूचुअल अवेयरनेस होती है एक दूसरे में। तीसरा, समाज में कभी ऐसा नहीं होती कि सब कुछ, तो उसमें समानताएं भी होती हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करती हैं, और साथ ही साथ विभिन्नताएं भी होती हैं। समानता और विभिन्नता, एक समाज में बहुत सारी चीज़ें हमारी मैच करती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे डिफरेंसेस होते हैं। हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं, या हमारा एक दूसरे, आप आप में कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, कोई वेजिटेरियन है। आपको किसी को मोदी जी पसंद होंगे, किसी को राहुल गांधी पसंद होंगे, किसी को कोई और पसंद होगा, किसी को कोई और भी पसंद हो सकता है। किसी को रणबीर कपूर पसंद होगा, किसी को रणबीर सिंह पसंद होगी, किसी को कद्दू और करेली पसंद होगा, किसी को पकौड़े और समोसे पसंद होंगे। तो ज़रूर किसी को रेड एंड वाइट कलर पसंद होगा, किसी को येलो एंड ब्लू कलर पसंद होगा। तो हमारी जो सोसाइटी होती है, उसमें हमारे कई चीज़ें आपस में मैच करती हैं, लाइकनेस होती है, और कई सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, हम एक दूसरे से डिफरेंसेस होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसको जब मैं पार्सन्स आपको पढ़ाऊँगा आपको मज़ा आएगा ये समझने के लिए। अच्छा, इस वजह से हमारा कई चीज़ मैच करता है, और इस वजह से हमारी कई चीज़ें आपस में मैच नहीं करती हैं। तो हम ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, ये दोनों होते हैं समाज के लोगों में। आप कभी भी ये नहीं देखिएगा, आप जीवन में कभी एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले होंगे जहाँ पे हर चीज़ आपकी और उसकी मैच करती है। एक बहुत फेमस लाइन है कि जिन लोगों की आपस में शक्लें मैच करती हैं वो भाई बहन होते हैं, जिनकी आपस में गुण मैच करते हैं वो दोस्त बन जाते हैं, जिनकी आपस में कुछ भी मैच नहीं करती वो पति पत्नी बन जाते हैं। आपने सुना होगा ना ये लाइन, कि जिसकी आपस में शक्लें मैच करती हैं वो भाई बहन होते हैं, जिनकी आपस में गुण मैच करते हैं वो दोस्त बन जाते हैं, जिनकी आपस में ना शक्ल मिलती है ना अकल मिलती है वो पति पत्नी बनते हैं। तो समाज में लाइकनेस और डिफरेंसेस दोनों होते हैं। अगला, इंटरडिपेंडेंसी, पारस्परिक निर्भरता। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंसी। अक्सर आप देखिएगा अक्सर आप देखिएगा कि लोग समाज से मतलब ऊब जाते हैं, एकदम पूरी तरह से परेशान हो जाता है। यार समाज ने जीना हराम कर रहा है। मन करता है कहीं जाके कैलाश पर्वत पे चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, पहाड़ों पे चला जाऊं। सब आपको ऐसे कहते हुए खूब सारे लोग मिलेंगे, आपको खूब ऐसे सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं तंग आ गया हूँ दुनिया से, और मैं सोचता हूँ जंगल में चला जाऊँ। क्यों नहीं जाते क्यों? इसलिए नहीं जाते क्योंकि इतनी ज़्यादा आप अपनी दूसरे पर निर्भर हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, कि जंगल में जाके क्या आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे? सोच के देखिए तो। आपको सुबह, सबसे पहले आप सुबह उठते हैं और आपको गर्म पानी चाहिए या पानी चाहिए। चलो पानी तो हम नदी के किनारे पी लेंगे, कोई क्या पता पानी में कितने जर्म्स होंगे, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आपको ब्रश चाहिए, वही आप जंगल में ब्रश लेके जाएंगे, आप वहाँ दातुन कर लेंगे, चलिए वहाँ दातुन से भी काम होगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट चाहिए, ब्रेकफास्ट कहाँ से लाएंगे जंगल में? ब्रेकफास्ट में आप कहेंगे जंगल में, आप माने जून में जंगल में क्या मिलेगा, और आम का बगीचा तो है नहीं। फिर आपको कपड़े चाहिए होंगे जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, फिर आपको छत चाहिए होगा। आपको दिन भर में इतनी चीज़ों की, और इमेजिन करिए दवाई की ज़रूरत पड़ जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो आप अपनी ज़रूरतों के लिए इतना ज़्यादा निर्भर हैं सोसाइटी पर कि आप चाह कर भी जा नहीं सकते। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपकी 500 तरह की ज़रूरतें हैं, 500 तरीके की ज़रूरतों के लिए आप दूसरे पर निर्भर हैं। इसीलिए समाज में चाहे कितने भी आपके लिए समाज ने चरस कर रखा हो, आप समाज छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि समाज बेशक आपकी लाइफ में चरस करता है, लेकिन आपकी सारी ज़रूरतें भी वही पूरा करता है। तो हम सब एक दूसरे पर पूरी तरह से अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए निर्भर हैं। तो ये उम्मीद है कि आप ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो पहला, एक बार देखिए, अमूर्त
समाज को हम देख या दिखा नहीं सकते हैं। दूसरा, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होगा। तीसरा, हम एक दूसरे के बारे में पता होता है, हम दूसरे के बारे में जानकारी रखते हैं। चौथा, हमें समानता और विभिन्नता दोनों होती है। और पांचवा जो होता है, पारस्परिक निर्भरता होती है। ये पांचों चीज जहां एक साथ दिखाई दे, आप समझिएगा उसे ही हम डे टू डे लाइफ में समाज कहते हैं। क्या मैं अगर आपको समाज समझा पाया तो आप मुझे जरा इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर मैं आप लोगों को समाज समझा पाया तो मुझे इन्फॉर्म करिए। क्या मैं आप लोगों को समाज समझा पाया? प्लीज मुझे सूचित कर दीजिए आप लोग। अगर मैं आप लोग को समाज समझा पाया हूँ तो मुझे सूचित कर दीजिए। कोई दिमाग में डाउट तो नहीं आ रहा है? एक बार देख लीजिए जरा, आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए कि यही सब चीज़ें होती हैं ना। एक बार कोई मुझे सूचित कर दे तो मैं खुश हो जाऊँ। एक बार मुझे कोई सूचित कर दे तो मुझे थोड़ी खुशी मिल जाए। क्या कोई मुझे सूचित करना चाहेगा? क्या समाज समझ पाए आप? दिमाग में, आपके दिमाग में समाज का कंसेप्ट बैठा? और इन्हीं पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको क्वेश्चन आएगा। या तो कोई डेफिनेशन किसी का समाज संबंधों का जाल है ये पूछ देगा, या इन्हीं में से कोई और चीज दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा समाज का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। या लिख देगा समाज मूर्त है तो उसको माइनस कर दीजिएगा। एक बार प्लीज मुझे बताइए आप लोग। ओनली रिवीजन समझ गए हैं? सुस्मिता जी समझ गई हैं, शशि जी समझ गए हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाए। मूर्त दे देगा या लिख देगा समाज केवल सहयोग, केवल संघर्ष, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन बनाएगा और आपको उसको बनाना है। ठीक है ना? इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को कहते हैं, याद रखिएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ सोसाइटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड अ सोसाइटी। एक समाज, एक समाज, एक कंसेप्ट होता है समाज और एक समाज, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है? और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप एक समाज जानेंगे, समाज और समुदाय में अंतर जानना जरूरी है, क्योंकि तीनों एक जैसे से मिलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को एक समाज के बारे में बता दूं तो थोड़ा सा आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि जैसे ही एक शब्द हम बोलेंगे एक समाज और सोसाइटी, तो ये मूर्त हो जाएगा, ये दिखाई देगा। ठीक है ना? और ये बेसिकली ये बनाया जाता है। लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिए, फिर ये बनाया जाता है। समाज बनाया नहीं जाता, ये बनाया जाता है। हम लोग मिल के बनाते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य के लिए इसको बनाया जाता है, एक उद्देश्य के लिए इसको बनाया जाता है। पहले ये तीन वर्ड लिखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इसको लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करूँगा। एक समाज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करूँ? एक शब्द लिख लीजिए। ठीक है? जब किसी, और इसको अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, IMP। जब किसी समाज के साथ संज्ञा, संज्ञा नाउन, संज्ञा किसको कहते हैं आपको पता होगा? पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी समाज के साथ नाम और प्लेस, स्थान जुड़ जाएगा, वो समझ जाइएगा कि वो एक और सोसाइटी हो जाती है। ये लिख लीजिए, तब आपको बहुत मजा आएगा समझने में। जब किसी समाज के साथ संज्ञा, ब्रैकेट में, नाम तथा स्थान
जुड़ जाता है उसे एक समाज कहते हैं। उसे एक समाज कहते हैं। उसे एक समाज कहते हैं। तो जैसे ही हम शब्द कहते हैं भारत, अमेरिका, रामपुर, ग्वालियर, पटना, दिल्ली, जैसे ही उसका नाम रख देते हैं, जैसे ही समाज प्लस नाम, ऐसे लिख लीजिए इसको, समाज प्लस नाम और स्थान इज इक्वल टू एक समाज। एक समाज, ये लिख लीजिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको भूल मत जाना एग्जाम में, पता चला कि यहाँ सब समझ गए, एग्जाम में भूला गए। ये चीज आपको याद रहेगा। आपको इसका मतलब होता है कि जैसे दिल्ली, ग्वालियर, रीवा, पटना, प्रयागराज, ये सब क्या है? ये सब और सोसाइटी के उदाहरण है। किसमें देखिए, और सोसाइटी, एक समाज। गुरु क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कि पता चला कि क्वेश्चन में समाज और समाज में कंफ्यूज कर गया। तो समाज का जैसे ही नाम और स्थान आ जाता है वो एक समाज हो जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? एक लाइन लिख लीजिए, देखिए, एक लाइन लिखिए। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, देखिए, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज संबंधों का जाल है। समाज संबंधों का जाल है। वहीं एक समाज व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित उद्देश्य से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो गुरुजी, एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि समाज और एक समाज में कंसेप्चुअल डिफरेंस आपको पता हो। और ये तभी पता चलेगा जब आप ये कभी ना भूलें। ये नहीं भूलेंगे तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। ये भूल जाएंगे कि अरे पता है हमको समाज और एक समाज एक जैसा ही लगा। अक्सर बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद ये बोलते हैं अरे वहाँ पे याद ही नहीं आया, तो वहाँ पे याद नहीं आया तो अगले बार फिर एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर याद नहीं आया तो अगली बार फिर से एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसमें क्या है, एग्ज़ाम का क्या जा रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको याद क्यों नहीं रहा, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है सर, तो आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा। क्या आप दोनों में अंतर कर पाएंगे? एक बार कॉपी पे नज़र मारिए और मुझे सूचित करिए कि क्या आप दोनों में अंतर कर पाएंगे जल्दी से। मैं आप लोग के क्लास में फैक्चुअल बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि फैक्चुअल बातें आपको आपके पीडीएफ में रहेंगी। फैक्ट फैक्ट लिखा हूँ इतने तारीख को, ये किताब, वो सब कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा। और पीडीएफ जो है आपको, पीडीएफ आपको फैक्ट्स जो किसी ने क्या परिभाषा और भाषा दी है वो सब आपको वहाँ से पढ़ना है। क्या मैं समझा पाया? ठीक है। क्या दोनों में कंसेप्चुअल डिफरेंस कर पाएंगे आप? जल्दी मुझे सूचित कर दीजिए। और इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है,
तब उसके बाद मैं आपको सामाजिक संरचना एक्सप्लेन करूंगा, वो है समुदाय, कम्युनिटी। ठीक है, दो चीजें जहां एक साथ दिखाई दें, समझ जाइएगा कि वो समुदाय है। पहला है एक निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग तो एक सोसाइटी का भी है और सोसाइटी का भी है, और इसमें होगा हम की भावना, वी फीलिंग, हम की भावना। सारे लोग एक, आपस में बहुत एक फील करते हैं, एक। ये दोनों चीजें एक साथ जहां दिखाई देंगी, आप समझ जाइएगा कि वो, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, समुदाय में जनरली दिक्कतें नहीं आती है। तो जहां पे ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई दें, सबसे पहले आप इसको आइडियली डेफिनेशन में माना जाता है जो गांव है, गांव और प्लस ट्राइब्स। अब जरा देखिए तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ कहीं पाई जाती हैं इसके अलावा समुदाय में? जरा आप लोग बताइए। गांव में देखिएगा, किसी की भी लड़की की शादी होती है गांव में, अक्सर देखिएगा, मैं जब जाता हूँ, आप भी जाते हो गांव में, जाएगी गांव में कोई एक आदमी मारा, पूरा गांव बाल मुंडा के घूम रहा है। क्यों घुमा रहा है? शहर में तो नहीं घुमाते, आपका नीचे वाला भी नहीं मुड़वाता है बाल। क्यों? क्योंकि वहां सब एक हैं। अगर कोई एक व्यक्ति, एक दादाजी मरे हैं तो पूरे गांव के दादाजी मरते हैं। अगर किसी की बेटी की शादी होती है तो पूरे गांव की बेटी या बहन होती है। ये हम की भावना, और प्लस उसका एक भूभाग निश्चित होता है कि यहाँ तक मेरा गांव है, यहाँ तक दूसरे का गांव है। दोनों चीजें जहाँ एक साथ दिखाई दे दें, आप समझिएगा कि वो एक। तो तीनों में अंतर करिए, तो तीनों में अगर अंतर करेंगे, पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, इन तीनों में अंतर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला, अब देखिए जरा मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, समाज, एक समाज, और समुदाय। यहां से क्वेश्चन आएगा, अगर समझना है तो इसको समझिएगा, ये अमूर्त होगा, ये स्थान भी होगा, प्लस इसका नाम भी होगा, नाम भी होगा, लेकिन इसमें हम की भावना नहीं होगी, हम की भावना नहीं होगी, ये इसमें नहीं होगा। और इसमें स्थान भी होगा, प्लस हम की भावना। ये तीनों चीजें मिलके एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करें तो ये चीजें आपको दिखाई दें। तो जरा इस पे नजर मारिए आप लोग। अब एक बार अपने दिमाग में बिठाइए कि क्या ये तीनों में आप अंतर कर पाएंगे? पर नजर मार के देखिए तो, एक बार आप लोग नजर मार के देखिए कि क्या आप ये तीनों में डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। इस बात को पूरी तरह समझिए, और इसके बहुत सारे इनडायरेक्ट कंसेप्ट भी होंगे, जैसे सहयोग, और इसमें सहयोग और संघर्ष होगा, इसमें सहयोग प्लस संघर्ष दोनों होगा, इसमें संघर्ष नहीं होगा, इसमें भी सहयोग की प्रबलता होगी। ऐसा नहीं हो कि सहयोग समाज में, गांव में कभी लड़ाई नहीं होती, लेकिन इसमें संघर्ष जो होगा ऑलमोस्ट कम होगा। तो ये इन दोनों में सहयोग की प्रबलता होगी, और इसमें सहयोग और संघर्ष दोनों होंगे। तो थोड़ा सा इस तरह से आपको चीजों को देखना होगा। एक बार नजर मारिए आप लोग, एक बार नजर मारिए। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया?
क्या आप तीनों को कंसेप्चुअली एक दूसरे से समानता और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बताइए, बताइए गुरुजी। तीन चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर मैं आपको सोशल स्ट्रक्चर समझाऊं। बताइए, एक चीज ध्यान रखिएगा समझने के लिए, ये भी लिख लीजिए कि इसकी सदस्यता अनिवार्य है। आपकी मर्जी नहीं कि आप समाज में रहेंगे कि नहीं, इसकी सदस्यता अनिवार्य होगी। इसकी ऐच्छिक है, आपको मन है दिल्ली में रहिए, मन है मत रहिए, ऐच्छिक है। और इसकी भी अनिवार्य होगी। आप गांव में रहेंगे कि नहीं आपकी इच्छा नहीं है, आप गांव के सदस्य हैं। ठीक है, क्या मैं समझा पाया? होगा ना, कम्युनिटी का भी नाम होगा। जो भी चीज स्थान होगा, अरे गुरु कैसी बात कर रहे हो, देखो जिसका एक निश्चित भूभाग होगा उसका नाम नाम नहीं होगा। तुम्हारे गांव का नाम नहीं होगा रामपुर, श्यामपुर, खटमलपुर, अजमलपुर, कुछ तो होगा ना। जिस चीज का स्थान होगा उसका नाम जरूर होगा। ये गांव का नाम होगा ना, ठीक है ना। देखिए, एक जब हम लोग यहाँ से दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं तो इटावा उटावा के आगे आगे पीछे कहीं एक जगह था, उसका नाम है छुटमनपुर। छुटमनपुर नाम, ऑब्वियस जिस चीज का नाम हो गया वो मूर्त हो जाएगा। ठीक है, ओनली रिवीजन। समझ पाया सर? तुमको कमेंट करोगे तभी तो समझ में आएगा कि तुम समझे कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। कल जब हम आपकी क्लास लेंगे तो आप अपने कमेंट से क्वेश्चन पूछिएगा। आपके क्वेश्चन के बाद हम आपके कंसेप्ट को लेंगे, नहीं तो उसके बाद कल मैं अगला टॉपिक जो है उसको पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार। और कोशिश ये कीजिएगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी में डे टू डे, आज का कंसेप्ट कल के लिए मत छोड़िएगा, आज ही इसको पढ़ लीजिएगा। जो कंसेप्ट ना समझ में आए उसको नोट कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पूछिएगा, उसके बाद हम आगे के टॉपिक को लेंगे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी डे टू डे बेसिस पे क्लियर करते चलिएगा, तो आप एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयार होते जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुड बाय एंड गुड डे। थैंक यू।